इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी जैश के टॉप कमांडर थे। इस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद भी हो गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पुलवामा के बदजू इलाके में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। माना यह जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इस जगह पर छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बल ने पिछले 17 दिन में 35 आतंकी मार गिराए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने आतंकी हो सकते हैं इस इलाके में? देखिए अर्पिता, ऐसा लगता है कि शायद 2 ही मिलिटेंट वहां पे थे और 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और इस बीच जो सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और ऑन वे टू हॉस्पिटल उसकी मौत हो गई। और ये जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है खत्म हुआ है और 2 बॉडीज रिकवर की गई। और बताया जा रहा है इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक जो है वो जैश से है। और जिस तरीके से आपने कहा कि 35 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए पिछले 17 दिनों में और लगातार एक के बाद एक साउथ कश्मीर में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और अभी तक तकरीबन 108 जो तादाद बताई जा रही है मिलिटेंट्स की वो मारे गए हैं कश्मीर घाटी में। तो आज का ये जो एनकाउंटर है बिल्कुल ब्रीफ एनकाउंटर था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शायद रक्षा बलों को मिली थी कि वहां पे बंजू एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और कॉर्डन किया गया और 2 मिलिटेंट मारे गए इसमें और 2 AK-47 राइफल्स भी रिकवर की गई। बिहार के किशनगंज में बारिश की वजह से एक पुल टूटकर बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नदी पर बना बांस का पुल तेज बारिश नहीं झेल सका और पानी में बह गया। यही वजह रही कि लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते नजर आए। नदी पर बना बांस का पुल इतना कमजोर था कि मानसून की पहली बारिश भी झेल नहीं सका और ध्वस्त हो गया। कोरोना संकट में पुल टूट जाने से लोग इतने परेशान थे कि उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रहा। लोगों ने बताया कि हर साल उन्हें मानसून में ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आदमी किसी तरह नाव के सहारे इस पार से उस पार जान को हथेली में लेकर पार करता है। साथ ही मुश्किल हालात से जूझ रहे लोगों ने सरकार से नदी पर पुल बनवाने की मांग की। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए जनता की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। आपदा विभाग से भी मजबूत चचरी का पुल बनाना चाहिए था जिससे लोग पार हो जाते। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने दिखे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। लेकिन वीडियो में भारत के जवान के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया, इसलिए माना जा रहा है कि ये वीडियो ताज़ा झड़प का हो सकता है। वीडियो में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनमें भारत की ओर से चीन के सैनिकों को पीछे हटने को कहा गया। बीच में चीन के कुछ सैनिक भारत की फौज के एक अधिकारी के करीब पहुंचते दिखे, जो उन्हें दूर करने के कहते भी भारत के सैनिकों को साफ सुना गया। इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। उधर LAC पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख नरवणे आज लेह के दौरे पर जा रहे हैं। नरवणे भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे कि आखिरकार इस बातचीत के बाद क्या तस्वीर सामने आई है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने बजे तक पहुंचेंगे लेह? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से खबर आई थी कि इस हफ्ते जो है आर्मी चीफ जो विजिट करेंगे लद्दाख का, क्योंकि वो पहले डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख में, तो उसके बाद ये तय था कि जो आर्मी के चीफ हैं वो खुद विजिट वहां पे करेंगे और हालात का जायजा ले लेंगे और जो वहां के कोर कमांडर हैं उनसे बात करेंगे और जो GOCNC नॉर्थर्न कमांड के हैं वो भी शायद उनको एकम्पनी करेंगे, वो भी साथ में होंगे और पूरे सिचुएशन का जायजा लिया गया। न सिर्फ के क्या हुआ ये जो 15 तारीख को जिस तरीके के हालात हुए, वायलेंट क्लैशेस हुए, तो उस चीज का जायजा लिया जाएगा कि आखिर कहाँ किस स्पॉट पे क्या हुआ और साथ ही अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, कहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है पोजीशंस को। जिस तरीके से काफी सारी वेपनरी जो है आर्टिलरी वो लिए गए, आर्टिलरी गन्स हमने देखा लगातार सोनमर्ग से जाते हुए लेह की तरफ, लेकिन वहां पे कहाँ पे पोजीशंस को मजबूत करने की जरूरत है ताकि आगे जो है चाइनीज सेना जो है वो कभी अंदर आने की कोशिश ना करे। उस पर ज्यादा फोकस होगा कि कहाँ पे मजीद सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। अर्पिता जी। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। लोगों ने राष्ट्रपति पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। ब्राजील में कोरोना से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 11 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति पर फूट पड़ा और वो इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।
इस प्रदर्शन में शामिल लोगों में कुछ लोग हाथों में मशाल पकड़े दिखे, जबकि कुछ लोग झंडे लिए नजर आए। मशालों के जलने से उस इलाके में धुआं भी छा गया। इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला और राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने एक दूसरे के बीच तय दूरी तो नहीं बनाई, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क या फिर कपड़ों से मुंह को ढके नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया और न ही लोगों को इससे बचाने के ठोस उपाय किए गए। पंजाब में मोहाली के एक चिड़ियाघर में 2 बाघों को गोद लेकर ध्यान न देने के आरोप में नवजोत सिंह सिद्धू घिर गए। करीब 2 साल पहले सिद्धू जब चिड़ियाघर पहुंचे थे तो उन्हें 2 बाघ बेहद पसंद आए थे और उन्होंने दोनों बाघों का खर्च उठाने का ऐलान कर दिया। आरोप है कि अब तक बाघों के लिए सिद्धू की ओर से एक भी पैसा चिड़ियाघर नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से उन पर सवाल उठने लगे। हालांकि चिड़ियाघर प्रशासन दोनों बाघों का खर्चा उठा रहा है। 2 बाघों का 2 साल का खर्चा जोड़ा जाए तो ये पैसा करीब 8 लाख रुपए बनता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अब तक ये पैसा चिड़ियाघर को ना तो भेजा गया है, ना ही कोई जानकारी दी गई है कि वो इन बाघों का खर्च उठाना भी चाहते हैं या नहीं। वहीं चिड़ियाघर के 2 बाघों की मदद का वायदा भूलने पर नवजोत सिंह सिद्धू विरोधियों के निशाने पर आ गए और उन पर वादा खिलाफी के आरोप लगने लगे। अब सिद्धू साहब से आप पूछ सकते हैं कि जो शेर और शेरनी आपने गोद लिए थे, आप उनके राशन का बाकी खर्चा क्यों नहीं? सौरव गांगुली ने पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल के निधन पर दुख जताया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल के निधन पर दुख जताया और उनके रिकॉर्ड की तारीफ की। राजेंद्र गोयल 50 के दशक से करीब 25 साल तक हरियाणा के लिए खेले और उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा 750 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। दिल्ली में रेलवे की एक अधिकारी को कोरोना वायरस हो गया। इसके बाद 4 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इन दोनों आरोपियों पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें वांटेड थे, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की मांग की। इससे पहले चिराग ने बिहार सरकार को भी एक खत लिखकर मामले की जांच का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आत्महत्या की है तो इसके बाद कम से कम जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के माने तो जाहिर तौर पर आने वाले कुछ दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गरीबों के मिले वाले मुफ्त अनाज की योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने की अपील की है। अभी सरकार की अंत्योदय अन्य योजना के मुताबिक 30 जून तक गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने ये योजना अगले 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने गरीबी की मार झेल रहे लोगों के लिए अस्थायी राशन कार्ड भी जारी करने की प्रधानमंत्री से अपील की है। स्पेन के वेलेंसिया में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके ठिकाने पर छापा मार दिया। बताया गया कि पुलिस पिछले कई महीनों से इन तस्करों का पीछा कर रही थी और जैसे ही उसे इन तस्करों के बारे में सटीक जानकारी मिली, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले वहां तस्करों की कई गाड़ियां मौजूद नजर आईं। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। पुलिस को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। तभी एक तस्कर वहां से बचकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो भाग पाता, पुलिस की एक गाड़ी उसके सामने आ गई और उसे दबोच लिया गया। हथियारबंद पुलिस वालों ने सभी तस्करों को काबू कर लिया। बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से कोकेन की भारी खेप बरामद की गई। यही नहीं, एक कंटेनर में लदी कोकेन को भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में करीब 4 टन कोकेन जब्त करने का दावा किया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ प्लाज्मा देने के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। इसमें ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों का इलाज किया जाता है।
न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के एक जानकार को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उनकी एक आदमी से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उसने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताया और प्लाज्मा देने के बदले पैसे की मांग की। लेकिन पैसा मिलने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। रामनिवास गोयल ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का नाम अब्दुल करीम उर्फ राहुल ठाकुर है और वो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इस बात का भी पता चला कि लोगों को ठगने के लिए वो लगातार अपना नाम और धर्म बदलता रहता था। कांटेक्ट करने के बाद उसने ठीक है जी, हम 4 लोग हैं, हम चारों डॉक्टर हैं मेडिसिन विभाग में, हम डोनेट कर देते हैं, लेकिन चलने से पहले हम तब चलेंगे जब हमारे अकाउंट में 450 रुपये आप भेज दें किराए का। मैंने तो छोटा सा अमाउंट है, कोई खास बात नहीं है। उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, मैंने उसमें 450 रुपया हाँ ट्रांसफ़र कर दिया। मॉनसून के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर जिलों में हालात खराब हैं और सड़कें पानी में समा चुकी हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। दंतेवाड़ा में एक टापू में बदल चुके एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम फंस गई। गांव से निकलने की कोशिश कर रही स्वास्थ्य कर्मियों की इस टीम को जान हथेली पर रखकर रास्ता पार करना पड़ा। सरकार के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत ये टीम इस गांव का दौरा करने पहुंची थी, जो गांव में ही फंस गई। कमर तक के पानी में डूबकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लोगों ने धीरे धीरे रास्ता पार करना शुरू किया। मुसीबत कमर तक डूबने की नहीं थी, मुसीबत तो यह थी कि अगर पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता तो लोगों को अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी हालात बेकाबू दिखे। शहर की कई अहम सड़कें जैसे गायब हो गई। एक तस्वीर में दिखा कि घर से निकले 2 लोग लहरों के बीच फंस गए। वीडियो देखकर एक बार तो मन में सवाल उठ सकता है कि ये लोग तालाब के बीच में आए ही क्यों? लेकिन ये तालाब नहीं, बल्कि एक सड़क है जिस पर पानी की लहरें तेज रफ्तार से बह रही थी। लहरों की रफ्तार ऐसी कि जरा सी लापरवाही होते ही पानी अपने साथ बहाकर ले जाए। लेकिन कांकेर और दंतेवाड़ा ही नहीं, बल्कि राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिले लगातार हो रही बारिश से बेहाल हो चुके हैं, जिनमें बालोद जिला भी शामिल है। बालोद में किसानों की मेहनत पर बादलों ने पानी फेर दिया। दूर दूर तक फैली फसल आसमान से बरसी आफत की वजह से चौपट हो गई। धमतरी में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से बांधों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बांधों में जमा होने वाला पानी ही आसपास के कई जिलों में खेती के लिए पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर बांधों से पानी छोड़ने की नौबत आ गई तो मुसीबत कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अनुमान है कि अगले 3 दिन तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अम्फन तूफान के बाद राहत सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बीडीओ के दफ्तर पर पथराव कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग बीडीओ ऑफिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इससे पहले राहत सामग्री दिए जाने की मांग करते हुए इलाके के लोग वहां प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन हंगामा तब हो गया जब भीड़ देखकर बीडीओ ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया, जिससे नाराज प्रदर्शन कर रहे लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए। हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक ना चली। बवाल का दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर सामान तोड़ते हुए दिखाई दिए। कोई कुर्सी पटकता दिखा तो कोई बर्तनों को लात मारता नजर आया। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हटाकर मामला शांत कराया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई कि जम्मू कश्मीर से आए कुछ आतंकी दिल्ली में घुसने की फिराक में, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने सुरक्षा बढ़ा दी और सड़कों पर बैरिकेड लगाकर संदिग्ध गाड़ियों की जांच की। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में और जो रिंग रोड है, ये जीटी कनाल रोड है, यहाँ पर कई जगह पर बैरिकेड्स इस तरह से लगाए गए हैं ताकि जेएनके नंबर की गाड़ियों को देखा जा सके। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हरियाणा या जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी की मदद से दिल्ली में घुस सकते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने कई गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी भी ली, जबकि कई ट्रकों को भी रोका गया और उनकी भी जांच की गई। कई मुकदमों में आरोपी पूर्व सांसद रामा सिंह आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। रामा सिंह की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात हो चुकी है। रामा सिंह को आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का विरोधी माना जाता है। रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी ने तंज कसा। रघुवंश बाबू जैसे शरीफ नेता अस्पताल में कोरोना के कारण भर्ती हुए और उनके धूड़ विरोधी रमा सिंह जैसे व्यक्ति को आज पार्टी में शामिल कराने की कवायद शुरू हो गई।
ये आरजेडी की राजनीति है। जितने भी भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, जेल वाले, बेल वाले, यही आरजेडी को ढो रहे हैं। कभी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी में रहे रामा सिंह के आरजेडी में जाने की संभावनाओं पर आरजेडी ने इनकार नहीं किया। रामा सिंह पर विरोधियों ने सवाल उठाए तो आरजेडी ने भी इसके जवाब में तंज कसा। पार्टी में आते हैं जो भी लोग जेडीयू बीजेपी से, तो वे माफिया अपराधी बताते हैं, और जो हमारी पार्टी से उनमें चले जाते हैं वो हरिश्चंद्र हो जाते हैं। चीन के हेनान प्रांत में हाइड्रोजन से चलने वाला एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। मानव रहित ये ट्रैक्टर 5G तकनीक से भी लैस है, जो किसान के बिना अपने आप ही खेत जोतता नजर आया। इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, किसान इसे दूर से ही रिमोट कंट्रोल से चला सकता है। बताया गया कि 5G तकनीक से ये ट्रैक्टर खुद ब खुद अपना रास्ता तय कर सकता है और खेत में रोड़ा बनने वाले पत्थरों का भी पता लगा सकता है। और तो और ये ट्रैक्टर प्रदूषण भी नहीं करता, क्योंकि अपने ईंधन के लिए ये हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है। एलओसी पर बेवजह की गोलाबारी कर भारत को उकसाने वाला पाकिस्तान फौज को भारी उसको पड़ सकती है। उसकी ये हरकत भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान को पीओके के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी करना पड़ा है। सभी अस्पतालों को पाकिस्तानी सेना के जवानों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया। साथ ही लोगों से ब्लड बैंक में खून जमा करने की अपील भी की गई। पिछले 3 दिनों में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 17 जवान मारे गए, जबकि पीओके में उसकी कई पोस्ट तबाह हो चुकी हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में नाबालिग से गैंगरेप के एक मामले में रेप में बदलने का आरोप लगाते हुए कुछ पुलिस वालों पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। इन लोगों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। और इसी मामले में वो एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन वहां हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए लोगों ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिया और उन्हें वहां से दौड़ा दिया। इस बीच पीड़ित के घर वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। 8 लोग बलात्कार किए और वहाँ थाने कोई सुनवाई नहीं हुई। हंगामा कर रहे लोगों पर बाद में पुलिस वालों ने भी लाठियां बरसाई और माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। घंटों हंगामा चलता रहा। ऐसे में भारी पुलिस बल के साथ जिला अधिकारी और एसपी वहां पहुंचे, जिन्होंने लोगों को किसी तरह शांत किया। उपद्रव की पहचान कर ली गई है, उनके विरुद्ध मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है, उसकी हालत नाजुक बताई गई। श्रीनगर में 10 साल बाद एक सिनेमा हॉल खुलने से कश्मीर के लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख सकेंगे। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद श्रीनगर में सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत मिल गई। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सिनेमा हॉल के लिए बनाई जा रही इमारत और उसके पास की जगहों का मुआयना किया। करीब 10 साल पहले भी एक सिनेमा थिएटर खोला गया था, लेकिन फिल्म में देखने के लिए बेहद कम लोगों के वहां पहुंचने की वजह से उसे कुछ ही महीनों में बंद करना पड़ा था। जबकि 30 साल पहले कश्मीर में आतंकियों ने सभी सिनेमा हॉल के मालिकों को धमकाकर उन्हें बंद करवा दिया था। हार्दिक पांड्या ने अपने भाई को कसरत करने का चैलेंज दिया। हार्दिक पांड्या ने कसरत करने का अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और अपने भाई कृणाल को भी ऐसा करने का चैलेंज दिया। राजस्थान के अलवर में डीएम के फर्जी दस्तखत और मोहर से हथियारों के लाइसेंस बनवाने का आरोप लगा। इस मामले में डीएम दफ्तर के 2 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों समेत 5 लोग अटारी बॉर्डर से भारत लौट आए। इनमें वो 2 अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अगवा कर बेवजह झूठे केस में परेशान किया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मकान के पास फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। 3 लोग थे, उन्होंने फायर किए, 3 फायर किए और पुलिस जब आई तो पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक कांग्रेस विधायक को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उनसे मिलने वाले 100 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह मौत मामले की जांच के लिए एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हुई उनकी डील की कॉपी जांच के लिए मंगवाई। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई।
दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अगले साल हरिद्वार में कुंभ के आयोजन पर फैसला फरवरी में लिया जाएगा। इस बार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से चारधाम यात्रा में दूसरे राज्यों के लोगों के आने पर रोक लगाई हुई है। तो हालातों को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने ये सजेस्ट किया है कि हमको फरवरी में ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर के बाहर प्रदर्शन किया और कोरोना वायरस संकट के बीच सभी यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को पास करने की मांग की। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कुछ टीएमसी नेताओं पर अम्फन तूफान के बाद मिली मदद को हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद टीएमसी ने ऐसे मामलों में कार्रवाई की बात कही। स्पेन में चल रही ला लीगा फुटबॉल लीग के एक मैच में वालेंसिया ने 2-0 से जीत हासिल कर ली। जापान में एक एयरबेस में भीषण आग लग गई। ओकिनावा में बना ये एयरबेस अमेरिका इस्तेमाल करता है, जिसके एक हिस्से में अचानक आग लग गई और वहां से तेज लपटें और धुआं उठने लगा। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि एयरबेस की कई इमारत इसमें हथियार रखे थे जिसमें आग और भीषण हो सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की तेजी ने वक्त रहते आग बुझा दी। वहां मौजूद सभी सैनिकों को भी हादसे से पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया। ये आग कैसी लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में एक जवान की शहादत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सीज फायर को एक बार फिर तोड़ते हुए सीमा पार से फायरिंग हुई, जिसका जवाब देने के दौरान भारतीय सेना का ये जवान शहीद हो गया। जिसके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाते वक्त कुछ लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए जुट गए और उन्होंने सेना के उस ट्रक के साथ चलना शुरू कर दिया जिसमें इस जवान का पार्थिव शरीर रखा था। जवान की शहादत से भड़के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले भारतीय सेना के कुछ जवानों की मदद से शहीद जवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक ट्रक में रखा गया। उस वक्त भी वहां कई लोग इकट्ठा हुए दिखाई दिए। दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 2,909 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल केस 62,655 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी तक कुल 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। बताया गया कि एक पार्क में बिजली गिरने से 2 लोग जख्मी भी हो गए और लगातार पानी बरसने से राजधानी की ज्यादातर सड़कें पानी से लबालब भर गईं। इन सड़कों से गाड़ियों का गुजरना तो दूर, वहां खड़े रहना तक मुश्किल हो गया। कहीं बारिश का पानी सड़क पर भरने से कई गाड़ियां उसमें डूबी दिखीं, तो कहीं लंबा जाम लग गया। जो जहां था वहीं घंटों फंसा रहा। एक आदमी के पास जब वहां से निकलने का कोई चारा नहीं बचा तो वो अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में छोड़कर मंजिल की तरफ पैदल ही बढ़ता दिखा, जबकि कुछ लोग पानी की वजह से बंद पड़ी एक गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें एक दुकान की छत से पानी गिरता नजर आया। कोरोना की वजह से इस साल सिर्फ सऊदी अरब में रह रहे लोग ही हज यात्रा कर सकेंगे और इतना ही नहीं, सऊदी अरब की सरकार ने हज यात्रा करने वालों की संख्या भी सीमित करने का फैसला लिया है। सऊदी अरब की सरकार के मुताबिक जो लोग हज यात्रा के लिए पहले से सऊदी अरब पहुंच गए हैं वो हज कर सकेंगे। पहले माना जा रहा था कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस साल हज यात्रा को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बाद में सऊदी सरकार हज यात्रा को रद्द करने से मना करती हुई ये कहती नजर आई कि लोग श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को सीमित किया जाएगा। आमतौर पर हर साल करीब 20 लाख लोग हज यात्रा करते हैं। अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल के 22 लैब टेक्नीशियनों को निकालने पर विवाद हुआ तो पंजाब सरकार ने फैसले पर रोक लगा दी। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी ने इन 22 कर्मचारियों को सिफारिशी बताकर निकालने का आदेश जारी किया था। और जैसे ही यह आदेश सामने आया, अस्पताल यूनियन से जुड़े कई कर्मचारी धरने पर बैठ गए और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इन कर्मचारियों के गुस्से की वजह एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी की चिट्ठी की भाषा भी रही। चिट्ठी में दावा किया गया कि अमृतसर के सिविल अस्पताल में 5 की बजाय 27 लैब टेक्नीशियन को सिफारिश के आधार पर रखा गया, जो पैरवी लगाकर कहीं और जाने से हमेशा बचते रहे।
इस मामले में राज्य कर्मचारी यूनियन भी कूद पड़ी और कोरोना के इस दौर में हड़ताल तक की धमकी दे डाली। पंजाब के पूरे मुलाजम जेडे हैगे सड़कों पे आ जाएंगे, ये चिट्ठी तुरंत वापस ले जाओ। कोरोना संकट के बीच इस नए विवाद पर सरकार के कान खड़े हो गए और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ही अफसर के आदेश पर रोक लगाकर हालात को बिगड़ने से बचा लिया। उसने जो किया, मैं उसको ऑर्डर को रिवोक कर दिया था कि आप ऐसे नहीं कर सकते जी, आपके परव्यू में नहीं आता। कोरोना काल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शादाब खान, हैरिस राउफ और हैदर अली की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों के पॉजिटिव मिलने की बात स्वीकार की और अब इन तीनों खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रहना होगा। पीसीबी के मुताबिक टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होने से पहले रविवार को रावलपिंडी में कोरोना टेस्ट किए जाने तक खिलाड़ियों में इस वायरस के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर अब जेल नहीं जाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों को जेल भेजने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने लोगों को जेल भेजने की बजाय उन्हें एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने की अहमियत बताने की सलाह दी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने उस खबर को अफवाह बताया जिसमें एक कार हादसे में उनकी मौत का दावा किया जा रहा था। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक 10 महीने के बच्चे की पानी से भरी एक बाल्टी से गिरने से मौत हो गई। पानी की आधी भरी बाल्टी रखी हुई जिसमें वो गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हुई। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने लद्दाख में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक गांव के लोगों ने पिछले 40 साल से लापता एक 93 साल की बुजुर्ग महिला को गूगल की मदद से उनके परिवार से मिलवा दिया। महिला का परिवार महाराष्ट्र के अमरावती में रहता है। राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने से खफा सीपीएम ने अपने विधायक बलवान पुनिया को सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने उन्हें नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब भी मांगा है। सीपीएम के राज्य में 2 विधायक हैं और इन्हें वोट नहीं डालने को कहा गया था। बलवान पूनिया को 1 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह मॉस्को में दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 75वीं सालगिरह के अवसर पर कल होने वाली विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 जवान इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री के रूस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। उधर मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमकल विभाग के मुताबिक आग में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई के मानखुर्द के मंडला इलाके में गोदामों में आग लग गई है और ये तस्वीर देखिए मेरे जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त स्पॉट पर। और ये तस्वीर इसलिए क्योंकि मंडला का जो इलाका है खास तौर पर ये जहां पर आग लगी है ये स्क्रैप्स के गोदाम हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15,000 स्क्वायर फीट में करीब 5 गोदाम हैं छोटे छोटे जहां पर ये आग लगी है और सभी गोदाम आसपास हैं। और इसलिए क्योंकि स्क्रैप्स के गोदाम हैं और साथ ही साथ ऑयल ड्रम्स जो है उसमें भी आग लगने की खबर मिल रही है फायर ब्रिगेड की तरफ से। लगातार ये कोशिश जो है जारी है कि आग पर काबू पाया जा सके क्योंकि आसपास झोपड़पट्टियों का इलाका है। यहाँ पे देखिए तमाम झोपड़पट्टियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और ऐसे में फायर ब्रिगेड की कोशिश यही है कि जो आग लगी है करीब सुबह 6 बजे के आसपास आग लगी है उसे जो है बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जाए, लेकिन जिस तरह से स्क्रैप्स का गोदाम है और स्क्रैप्स के होने की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ तेज हवाएं जो है वो लगातार चल रही है जो आग को बढ़ने में मदद कर रही हैं। आप धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आग कितनी बड़ी और कितने बड़े हिस्से को उसने अपने आगोश में लिया हुआ है। चीन से जारी तनाव के बीच व्यापारियों के संगठन ने चीन का बना सामान जलाकर विरोध जताया। व्यापारियों ने लोगों से चीन को सबक सिखाने के लिए भारत में बना हुआ सामान ही खरीदने की अपील की। और दिल्ली के करोल बाग में एकजुट हुए इन व्यापारियों ने सड़क पर चीन का बना हुआ सामान रखा
और उसमें आग लगा दी। कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स चाइनीज सामानों में आग लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने दावा किया कि अब चीन से आयात किए जाने वाले सामान में भारी कटौती की जाएगी। 31 दिसंबर 2021 तक चाइना से हिंदुस्तान में जो सामान आता है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कमी करेंगे। हालांकि कोरोना संकट के बीच हंगामा बढ़ने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन व्यापारियों को हिरासत में ले लिया और वहां से ले गए।